Hello everyone, welcome in today's video session. Today we will discuss about an important topic that is friction in necessary evil. यहाँ पे फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल इसलिए बोला गया है क्योंकि फ्रिक्शन के दोनों तरह के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं. फ्रिक्शन समटाइम इट इज हार्मफुल एंड समटाइम इट इज बेनिफिशियल. दैट प्रीवियस क्लास में हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप डिस्कस कर लिए थे. एक बार मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है. ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. और सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, दिस इज ग्राउंड. ये हमारे पास में ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है. यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल है, राइट. अब एक बात बताओ बेटा कि जैसे ही मैं इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, सपोज एफ वेक्टर इज द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है दिस इज कैपिटल एफ, दिस इज अप्लाइड फोर्स. तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इस ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा रहने वाला है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. ठीक है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. इस केस में हम क्या देखते हैं बेटा कि जब ये ब्लॉक लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो ग्राउंड और यहाँ पे देखो बेटा, जो ग्राउंड का टॉप सरफेस और ब्लॉक का बॉटम सरफेस, ये वाला जोन देख रहे हो, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, यहाँ इंटरलॉकिंग हो जाती है. तो इस केस में यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है जो इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करने का काम कर रहा है. तो अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ से कहाँ है मूव करने की, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगी, तो वो राइट टू लेफ्ट एक्ट करेगी, राइट, इन दिस डायरेक्शन. तभी तो इस ब्लॉक का मोशन अपोज होगा. जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम दिखा रहे हैं स्मॉल एफ से, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो आपको पता है कि ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी. ये सारी चीजें हम डिटेल में देख चुके हैं, बट आज की क्लास में हमारा टॉपिक फोर्स फ्रिक्शन स्टडी करना नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन के इम्पैक्ट पढ़ना है कि फ्रिक्शन किस केस में हार्मफुल रहेगा और किस केस में बेनिफिशियल रहेगा, राइट. तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देखेंगे कि किन किन केसेस में हमारे लिए फ्रिक्शन क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा, या फ्रिक्शन के मेरिट्स क्या क्या रहेंगे. ओके बेटा, अब हमारे पास आता है फर्स्ट एडवांटेज. जो फ्रिक्शन का फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि वी कैन वॉक इजीली बिकॉज ग्राउंड ऑफर फ्रिक्शन. कह रहे कि ग्राउंड हमें फ्रिक्शन ऑफर करता है तभी हम चल पाते हैं. इन लेस फ्रिक्शन मतलब वॉकिंग सिचुएशन बिकम ऑलमोस्ट पॉसिबल. मतलब क्या है कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए क्या है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ए इवन ए सिंपल टास्क लाइक वॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या दिखाया हुआ है बेटा, यहाँ पे एक पर्सन है, राइट, और इस पर्सन का मास कितना है, एम है, और पर्सन का फुट दिखाया हुआ आपको, राइट. एक बात बताओ बेटा, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहते हो, आप इस डायरेक्शन में चलना चाहते हो, तो आपको अपने पैर को पीछे लेके जाना पड़ेगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, तो ये पर्सन का क्या चीज है, फुट है. अब आप इस सिचुएशन को बड़ा ध्यान से रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी. अब ये आपका जो फुट है ये ग्राउंड को किस डायरेक्शन में पुश करेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑन रोड है, फोर्स ऑन रोड विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आप जब ग्राउंड पे फोर्स लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लगाओगे ना बेटा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन लगाओगे. ठीक है, तो एक बात बताओ, अब
फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपका पैर पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो कहाँ लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये एफ क्या चीज है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कौन लगा रहा है? रोड लगा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि आपको ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना मिले तो क्या आप आगे चल पाओगे? देखो, आपको आगे चलने में कौन हेल्प कर रहा है? ये जो आप देख रहे हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रोड ऑन यू, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, और ये स्मॉल एफ यहाँ पे क्या चीज है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये यहाँ पे क्या चीज है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। चलो, अब इसके बाद में बेटा यहाँ पे आप नेक्स्ट सेकंड केस में आप क्या देखोगे? सेकंड केस आपके पास, द सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स ऑन देम। जो जो शूज होता है उसका नीचे वाला हिस्सा होता है, सोल होता है, उसमें ग्रूव होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इन दिस वे, यहाँ पे आप शूज के ये ग्रूव देख सकते हो, राइट। तो ये क्या है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। ये बेटर ग्रिप रखते हैं, इन ग्रिप अच्छी होने के कारण आप क्या मडी रोड पे या पानी वाली सरफेस पे आप अच्छे से चल पाते हो, स्लिपरी सरफेस पे, राइट। तो अब क्या है कि सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स ऑन देम, ग्रूव्ड सोल्स गिव मोर फ्रिक्शन, इससे आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा और ज्यादा ग्रिप बनेगी जब आप चलोगे, व्हेन वी वॉक, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास में, आपने टायर्स देखे होंगे, जो व्हीकल्स वगैरह के टायर होते हैं, उन पे भी आपको इसी तरह के ग्रूव मिलेंगे। लाइक ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पर्सन के हाथ में टायर है, तो इस पे बहुत सारे ग्रूव है। इसका मेन फंक्शन क्या है? रोड पे बेटर ग्रिप प्रोवाइड करना। और बेटर ग्रिप कब मिलेगी? जब फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स, इसको ट्रेड्स बोलते हैं बेटा, ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, इसको यहाँ पे ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हैव ट्रेड्स फॉर बेटर ग्रिप ओवर द रोड, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा? इट प्रोवाइड फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ रोड। और जब क्या क्या होता है कि जब जैसे कहते हैं ना, टायर घिस जाता है, तो टायर घिस जाता है तो टायर का ये जो ट्रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, दिस वन, टायर का ये जो ट्रेड वाला पोर्शन है, ये जब वियर एंड टियर कंटिन्यूअसली, जब व्हीकल रोड पे चलेगा तो मैकेनिकल वियर एंड टियर होते रहते हैं, उस जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टूट फूट हो जाए, मतलब बिल्कुल ये जो ट्रेड्स है खत्म हो जाएंगे, तो उस केस में टायर को रिप्लेस करते हैं। उस केस में आप देखते हो कि गाड़ी स्लिप करने लग जाती है, आपकी बाइसिकल है तो बाइसिकल स्लिप करेगी, इसलिए फिर हम क्या इसको नए के साथ में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, जो टायर्स वगैरह है अपने इंडिया में तो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है, उस केस में टायर्स विंटर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, सीजन के टाइप होते हैं। जैसे सपोज करो विंटर में इस तरह के टायर लगाए जाते हैं, विंटर टायर। तो विंटर में जो आप देखते हो कि इसमें जो ग्रिप है वो ज़्यादा रखी जाती है, इसमें मोर ग्रूव्स होते हैं, स्टड स्टड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो यहाँ पे स्टड आप देख रहे हो, ठीक है, इससे रोड पे ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। और ये ज़्यादा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। विंटर में टायर के केस में आप विंटर में जब आपको आइस पे या स्नो वाली कंडीशन में मूव करना हो तो स्लिपेज ना हो, इसलिए आपको ग्रिप अच्छी चाहिए, तो आप इस टाइप के टायर यूज़ करोगे, ठीक है। और ऑल सीजन या समर में जो टायर यूज करते हो वो कुछ इस तरह के रहते हैं, राइट। इसमें आपको स्टड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, स्टड ये छोटे छोटे पॉइंटेड पार्ट आप देख लो, ये क्या कि ग्रिप अच्छी बनेगी, राइट। और ऑल सीजन टाइप में विंटर वालों से कम ग्रूव होते हैं, ठीक है, ऑल सीजन यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, फिर आप देखते हो कि फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, ठीक है, किसी तरह का बोर्ड हो, उस पे मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा यदि फ्रिक्शन नहीं है। तो किस किस के बीच में? पेन और सरफेस के बीच में। अब मान लो कि ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड पे आप कुछ लिख रहे हो, लाइक अल्फा बीटा गामा, आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस वाले केस में मतलब आप व्हाइट बोर्ड पे मान लो कि टीचर लिखेगा, तो या ग्रीन बोर्ड पे लिखेगा इसके साथ में, चौक के साथ में, तो चौक के सरफेस और ये जो आपका जो
आपने चौक का जो टिप है, चौक का जो टिप है और ग्रीन बोर्ड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज स्लिपेज हो जाएगी, आप लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए फ्रिक्शन यहाँ लिखने में भी रिक्वायर्ड है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे मान लो आप व्हाइट चौक से लिख रहे हो, ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस है और चौक का जो टिप है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का होना बेहद जरूरी है, राइट। और आपके पास में कोई भी सीट है, A4 साइज की सीट है, उस पर आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप लिखोगे तो सीट के सरफेस और पेन की टिप के बीच में फ्रिक्शन होना जरूरी है, मतलब फ्रिक्शन के बगैर आप लिख भी नहीं पाओगे, राइट। अब जैसे एक दो क्योटेशन है, ये अच्छी अच्छी आपको नेट पे मिलती है, ठीक है, फनी क्योटेशन है, इसमें लिखा हुआ है अ राइट फिक्शन विद लोड्स ऑफ फ्रिक्शन। फिक्शन नॉवल होता है ना, फिक्शन जो आर्ट जो इमेजिनरी स्टोरी होती है वो होती है। ये कहता है कि मैं फिक्शन लिखता हूँ विद लोड ऑफ फ्रिक्शन। पेन से लिखोगे ना, नॉवल लिखने से पहले आपको रफ वर्क करोगे तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा पेपर पे, तो वहाँ फ्रिक्शन तो होगा ना। होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर क्या है कि आप ये भी देखते हो कि कई जगह कोटेशन ये भी मिलती है, द साउंड ऑफ राइटिंग मे बी जस्ट द फ्रिक्शन फॉर यू। मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए राइटिंग की साउंड फ्रिक्शन हो सकती है, बट बिलीव मी इट रियली गिव्स मी प्लेजेंट मेलोडी इफ यू हैव रिटन समथिंग गुड। ठीक है, ये कोई स्वप्नील है, स्वप्निल मून है, जो भी उसने लिखा, अच्छा क्योट है, ठीक है। तो फ्रिक्शन पे देखो क्योट भी बने हुए हैं। सो अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, देखो फ्रिक्शन मैंने आपको बताया बेनिफिशियल अबाउ कंडीशन में था, लेकिन कई कंडीशन में इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा है कि जब भी कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। बेटा जब ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ी हैवी मशीन है, इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट, ये देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पोर्शन ये मशीन यहाँ दिख रही है, एक यहाँ है, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में आएंगी, मूव करेंगी, तो जब ये इनके बीच में दो कंपोनेंट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने से हीट लार्ज अमाउंट में एमिट होगी, राइट। तो वो एक तरीके का वेस्टेज ही तो है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि फ्रिक्शन के केस में जब कोई भी बॉडी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हम मूव करवाएंगे, तो उस केस में क्या है कि फ्रिक्शन होने से क्या है कि ये उस बॉडी का मोशन अपोज हो जाएगा ना, हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, कम फ्रिक्शन होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फ्रिक्शन के कारण क्या है, जो रिलेटिव मोशन अपोज होता है दोनों बॉडी का और एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन से वियर एंड टीयर भी होता है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मैंने अबव केस में आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन के आपने देखा कि बेनिफिट्स भी है और डिमेरिट भी है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल, मतलब बुराई तो है लेकिन जरूरी बुराई है, ठीक है, नेसेसरी एविल है, राइट। अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हमारे पास कुछ मेथड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गियर्स आपको दिख रहे हैं, ये गियर मैकेनिज्म है। जब कोई भी मशीन्स है तो उसमें ऐसे गियर का मूवमेंट होता है, जैसे ये वाला गियर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। सपोज करो एक का मोशन क्लॉकवाइज गियर है, गियर का दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होने से यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइक, और वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि यहाँ फ्रिक्शन कम से कम हो, मतलब दोनों गियर्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्मूथली मूव कर सके। तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे आप ऑयल डाल रहे हो, या यू कह सकते हो आप लुब्रिकेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग लुब्रिकेशन हियर, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि यूजुअली जो फ्रिक्शन कम करने के लिए, फ्रिक्शन करने के लिए आप जो लुब्रिकेशन यूज करते हो उसमें आप ऑयल यूज करते हो, ग्रीस यूज करते हो, राइट। तो इससे क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फिर आप बॉल बीयरिंग को यूज करके भी आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हो। ये बॉल बीयरिंग का यूज कैसे करोगे, जैसे सपोज करो बेटा मेरे पास ये दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है
और मैं इस ब्लॉक को मूव करने के लिए एक फोर्स लगाई मैंने 100 न्यूटन की, और 100 न्यूटन की फोर्स लगाने से ब्लॉक मूव कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ग्राउंड पे मेरे पास ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, मैंने इस m मास के ब्लॉक के नीचे क्या लगा दिए, बॉल बीरिंग लगा दिए। बॉल बीरिंग, ये क्या देख रहे हो आप, बॉल बीरिंग। तो बॉल बीरिंग जब हम लगाएंगे तो उस केस में क्या देखोगे कि आप जो कॉन्टैक्ट है, पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था, पहले कौन सा फ्रिक्शन हो रहा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था यहाँ पे, और अब यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। तो अब इस ब्लॉक पे क्या मेरे को 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए? नहीं, अब मेरा काम 100 से कम फोर्स में चल जाएगा, 80 न्यूटन में ये ब्लॉक क्या मूव करना स्टार्ट कर देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब बॉल बीरिंग फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन। इस सिचुएशन में आप टाइप्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, स्ट्रीम लाइनिंग, कई बार हम स्ट्रीम लाइनिंग इम्पैक्ट का भी यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अब सपोज करो कि आप में यहाँ पे ये रोड है और रोड पे एक बस मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बस मूव कर रही है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में ये जो रोड है इस पे क्या मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है बेटा, ये कार मूव कर रही है। मेरे को ऐसी कार बनानी आती है। ठीक है, चलो ये हमने क्या बनाई, बस बना दी। ठीक है, ठीक है, ज्यादा टाइल बना दी क्या। चलो अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ये बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इस बस के पाथ में फ्रिक्शन होगा ना, डेफिनेटली होगा। आपको पता है बहुत सारे एयर पार्टिकल है। ठीक है, ये बस इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इन एयर पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक होगी। तो बस का फ्रंट वाला फेस बहुत बड़ा है। ठीक है, फ्रंट वाला फेस आप देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप होती है बस की आगे से, तो इस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बस ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा बस को। ठीक है, और वहीं हम एक कार की बात करें, जब एक कार मूव करेगी रोड पे तो उसका भी एयर से सामना होगा। ठीक है, तो लेकिन कार की शेप यहाँ पे देखो बॉक्स लाइक नहीं है, कार की शेप एरोडायनेमिक है, स्ट्रीम लाइनिंग शेप है। मतलब जैसे एयर आएगी इससे पास करके ऐसे फ्लो में निकल जाएगी। ठीक है, तो उस वाले केस में इस कार पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा लेस फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होगा, लेस फ्रिक्शन। तो कोई भी बॉडी उसकी शेप के कारण भी आप देख सकते हो कि कहाँ ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ कम फ्रिक्शन लगेगा। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने इन चीज़ों की हेल्प ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक मेट्रो ट्रेन है या मैग्लेव ट्रेन है, जो भी ट्रेन है, इसकी शेप देखो एरोडायनेमिक शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, एयर से स्ट्राइक करेगी तो लेस फ्रिक्शन होगा। आपने फ्रिक्शन तो फील किया होगा बेटा, जब भी आप कभी बाइक पे सपोज करो ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, बाइक पे ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, तो उस केस में जब आप अपना हाथ बाइक से साइड में निकालते हो तो आपके हाथ पे एक फोर्स लगती है। मतलब हाथ क्या निकालो, आपके फ्रंट में भी तो हवा लगती है ना, तो फ्रिक्शन ही होता है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में फ्रिक्शन लेस है क्योंकि इसकी शेप है वो स्ट्रीम लाइनिंग शेप है। क्या शेप है इस ट्रेन की, कैसी शेप है, स्ट्रीम लाइनिंग, या इसको एक और बोलते हैं एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक शेप है। ठीक है, और वहीं अपनी द ग्रेट इंडियन ट्रेन की बात करें तो इसकी शेप यहाँ पे क्या चीज है, बॉक्स लाइक शेप है। तो इसमें फ्रिक्शन क्या है, मोर होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइनिंग शेप नहीं, स्ट्रीम लाइन शेप नहीं है ट्रेन की। ठीक है, इसलिए ये आप देखते हो कि ये वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, लार्ज होती है, और ट्रेन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है हवा से जब टकराती है ट्रेन का फ्रंट पार्ट। राइट, अब इंडियन ट्रेन में कई बार आप ये वाला सिनेरियो भी देखते हो जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये कब होता है, जब इंडिया में कभी वैकेंसी निकल जाए, कोई एग्जाम होना हो, तो उस केस में तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो ये वाला सीन देखा होगा ना आपने, तो इस वाले केस में देखो ट्रेन की जो फ्रंट सरफेस है उसका एरिया और भी बढ़ गया। देखो कितने सारे पर्सन आ गए हैं। दिस इज जस्ट फनी पार्ट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयर जो ट्रेन की शेप है वो पता नहीं कौन सी हो गई है। ठीक है, बॉक्स लाइक शेप नहीं है,
शेप चेंज हो चुकी है। तो इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज फ्रिक्शन, और ट्रेन क्या है, बड़ी कम स्पीड से मूव करेगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आज जो मैंने करवाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।